बोलो जय श्री राम। यहाँ पर बजरंग दल के गुंडे, इन लोगों को ये पता लगा और लव जिहाद की बात करते हुए जय श्री राम, जय भवानी, हर हर महादेव, इस तरह के तमाम ये पाकीज़ा नारे जो यहाँ 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का एक तरह से प्रतीक हैं, उनको इस तरह की मैं कहूँगी शर्मनाक और नापाक मकसद के लिए इस्तेमाल करते हुए यहाँ पहुँचे। इन लोगों को इस बात का कोई डर नहीं है कि देश में कोई कानून है या इनको सज़ा हो सकती है, इनको जेल भेजा जा सकता है, इनको पुलिस का डर नहीं है, इनको अदालतों का डर नहीं है, इनको मीडिया का डर नहीं है, इनको ये देश के कानून में ये लोग विश्वास नहीं रखते। इनका अपना कानून है जो है गुंडा राज। तो किस बात का है कि हम सिर्फ महिला विरोधी नहीं, हम सिर्फ ईसाई विरोधी नहीं हैं, हम सिर्फ मुसलमान विरोधी नहीं हैं, हम सिर्फ कम्युनल ही नहीं हैं, हम रेसिस्ट भी हैं, हम रंग भेदी भी हैं, हम सांप्रदायिक हैं, महिला विरोधी हैं और रंग भेदी भी हैं। एक ऐसा देश बन रहा है, आप सोचिए, उन माँओं और उन बापों की और उन परिवारों की मनोस्थिति समझने की कोशिश कीजिए जो लोग आज के भारत में अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, किस तरह के भारत में अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। लेकिन आप मुसलमान ना भी हों, आप ईसाई ना भी हो, आप भारतीय ना भी हो, तब भी आपके ऊपर किसी और वजह से अटैक किया जा सकता है। ये जापानीज़ हैं यहाँ पर, ये जापानीज़ टूरिस्ट हैं। और कहाँ हुआ? प्राइम मिनिस्टर की कंस्टिट्यूएंसी में ये घटनाक्रम हुआ है। सेंटा क्लॉज की वो आप देख रहे हैं टोपियाँ वो पहने हुए हैं, स्विम सूट पहने हुए हैं और भीड़ ने हूटिंग करके उनको भगाया, बुरा भला किया, दशाश्वमेध घाट से उनको भगा दिया। बेहद अफसोस की बात यह है कि 2025 को इस तरह से ख़त्म करना पड़ रहा है, इस तरह से पर्दे डाले जा रहे हैं 2025 पर। क्या मैं उम्मीद करूँ और किस दिल से, किस मन से और किस तरह से मैं ये उम्मीद करूँ कि 2026 हमारे लिए इससे कुछ बेहतर होगा। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं? आखिर वो लोग कहाँ हैं जो हिंदुस्तान पर, भारत पर नाज किया करते थे? भारत देश को आखिर क्या हो गया है? अगर मैं आपको अभी खबरें बताने बैठूं यहाँ पर, जो बैठी हूँ आपको यही बताने के लिए कि आखिर भारत में हो क्या रहा है, मुझे पूरा दिन गुजर जाएगा। सिर्फ ये कुछ मिनट का वीडियो नहीं, मैं घंटों तक आपके सामने ये बता सकती हूँ कि पिछले एक हफ्ते में भारत में कानून का राज पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और पूरे तरीके से गुंडों का शासन इस भारतवर्ष पर, भारत देश पर स्थापित हो चुका है। उन्हें कोई डर नहीं है किसी कानून व्यवस्था का, उन्हें डर नहीं है किसी पुलिस प्रशासन का, उनको डर नहीं है किसी सरकारी व्यवस्था का, क्योंकि सब सो रहे हैं। इस देश में सिर्फ एक समुदाय है ऐसा है वो जो जाग रहा है, वो है इस देश के वो गुंडे जो ये समझते हैं कि भारत पर वो नए नए मालिक बने हैं, भारत पर वो मुसलमानों को सता रहे हैं, वो ईसाइयों को सता रहे हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को सता रहे हैं, वो विदेशी लोगों को, विदेशी टूरिस्टों को सता रहे हैं और इस सब के ज़रिए वो एक विराट हिंदू बनने का एक तरह का नाटक, एक तरह का मैं कहूँगी ये पूरे तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, भारत में फ़िलहाल वक्त ऐसा आ चुका है कि आपके ऊपर हमला हो सकता है। न सिर्फ कि आप जब मुसलमान हैं, अगर आप मुसलमानों के दोस्त भी हैं। बरेली की ये घटना यहाँ पर आई है जिसमें एक लड़की, एक नर्सिंग स्टूडेंट थी वो लड़की, और इस लड़की ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया बरेली में, उत्तर प्रदेश के एक पार्टी का आयोजन किया, बर्थडे पार्टी थी। इसमें 2 लड़के मुसलमान थे। ये खबर कैसे लगी ये भी इन्हीं लोगों को पता होगा। ये कौन सा नेटवर्क है जो लोगों की प्राइवेट बर्थडे पार्टीज़ में भी पता लगा रहा है कि किसकी गेस्ट लिस्ट क्या है, कौन किसके आ रहा है। उसने अपनी क्लासमेट्स के लिए अपने घर पर नहीं, एक कैफ़े में अपनी बर्थडे पार्टी का आयोजन किया। उसके बाद इसमें 6 लड़कियां थीं, 4 लड़के थे और उन 4 लड़कों में 2 लड़के मुसलमान थे। यहाँ पर बजरंग दल के गुंडे, इन लोगों को ये पता लगा और लव जिहाद की बात करते हुए जय श्री राम, जय भवानी, हर हर महादेव, इस तरह के तमाम ये पाकीज़ा नारे जो यहाँ 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का एक तरह से प्रतीक हैं, उनको इस तरह की मैं कहूँगी शर्मनाक और नापाक मकसद के लिए इस्तेमाल करते हुए यहाँ पहुँचे। और अभी ये तस्वीरें आप ये देखिए अपनी स्क्रीन पर बार बार, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस पर अफसोस किया जाए, रोया जाए, छाती पीटी जाए या सर पीटा जाए कि आखिर इस देश को क्या हो गया है। यहाँ पर ये देखिए लव जिहाद की बात करते हुए ये लोग घुस आए और नहीं, सिर्फ ये नहीं है कि कोई ये
इस तरह की कोई भावनात्मक अपील के ज़रिए कर रहे थे। इस गुंडागर्दी का बाकायदा इन्होंने इसकी नुमाइश की, इसकी वीडियोग्राफ़ी की, इस पर संगीत लगाया ऊपर से, संगीत लगाने के बाद इसको अपने तमाम सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। क्योंकि इन लोगों को इस बात का कोई डर नहीं है कि देश में कोई कानून है या इनको सज़ा हो सकती है, इनको जेल भेजा जा सकता है, इनको पुलिस का डर नहीं है, इनको अदालतों का डर नहीं है, इनको मीडिया का डर नहीं है, इनको ये देश के कानून में ये लोग विश्वास नहीं रखते। इनका अपना कानून है जो है गुंडा राज। कानून का राज नहीं, संविधान का राज नहीं, गुंडा राज पूरे तरीके से। लव जिहाद की बात करते हुए, और पुलिस भी देख रहे हैं आप साथ में, लड़की से वहाँ बातचीत कर रहे हैं वो लोग। यानी आप सोचिए कि पुलिस प्रशासन जिस तरह से हाथ पर हाथ रखे बैठा है, और इसमें भी पूरी पॉसिबिलिटी आप ये देखिए कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं मिला, ऐसी कोई बात नहीं थी। पहली बात तो इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है कि इस देश में लव जिहाद जैसी कोई चीज़। लड़कियों की जो महिलाएं हैं उनकी उनकी जो आज़ादी है, उनका जो फ़ैसला लेने का अधिकार है, अपनी ज़िंदगी पर, अपने शरीर पर, अपनी सेक्सुअलिटी पर, उसको एक तरह से कैप्चर कर लेना चाहते हैं ये लोग कि अपनी मर्ज़ी से लड़की शादी ना कर सके। इसीलिए ये पूरा लव जिहाद की पूरी नौटंकी, ये पूरी कंस्पिरेसी थ्योरी आगे रखी है। बजरंग दल के मेंबर्स ने, आप देख रहे हैं कि ये सदस्य वहाँ पर पहुँचे और तमाम तरीके से यहाँ पर ये बातें आई सामने। उसके बाद भी तमाम इन्वेस्टिगेशन हो गया, कोई मामला नहीं सामने आया, और उसके बाद बहुत ज़्यादा दबाव में आने के बाद सोशल मीडिया पे लगातार 24 घंटे से आउटरीच हो रहा है। तब एफआईआर फाइल की गई है। ये जो गौरक्षा दल के कुछ सदस्य बताए जाते हैं, इनका नाम है ऋषभ ठाकुर, दीपक पाठक और 25 और लोग हैं। 25 और लोग हैं, जी हाँ, पूरी की पूरी फौज। ये यहाँ पर इस लड़की को, जो नर्सिंग स्टूडेंट है, उसे अपने ही दोस्तों से बचाने के लिए ये लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। अब ये खबर आपने सुन ली है, तो दूसरी खबर पे मैं आ जाती हूँ। वो खबर है किस तरह से त्रिपुरा का एक लड़का जो देहरादून में पढ़ रहा था, उसको, हम जानते हैं नॉर्थ ईस्ट से जो लोग आते हैं, अलग अलग तरह के बहुत ही रेसिस्ट जो शब्दावली है उससे हम नवाजते हैं। मैंने वही कहा कि दुख इस बात का है कि हम सिर्फ महिला विरोधी नहीं हैं, हम सिर्फ ईसाई विरोधी नहीं हैं, हम सिर्फ मुसलमान विरोधी नहीं हैं, हम सिर्फ कम्युनल ही नहीं हैं, हम रेसिस्ट भी हैं, हम रंग भेदी भी हैं, हम सांप्रदायिक हैं, महिला विरोधी हैं और रंग भेदी भी हैं। एक ऐसा देश बन रहा है, आप सोचिए, उन माँओं और उन बापों की और उन परिवारों की मनोस्थिति समझने की कोशिश कीजिए, जो लोग आज के भारत में अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, किस तरह के भारत में अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। तो हमने देखा कि त्रिपुरा का ये छात्र यहाँ देहरादून में ये पढ़ रहा था। 9 दिसंबर के दिन उस पे अटैक किया गया। राष्ट्रीय मीडिया से ये खबर पूरी तरीके से गायब रही। अस्पताल में ये भर्ती था। ये अटैक इतना लीथल था इसके ऊपर, सिर्फ इसलिए कि जिस तरह का वो दिख रहा था, और आखिरी शब्द इस व्यक्ति के थे जब इसकी आखिरकार जान ले ली गई। उसने कहा कि आई एम एन इंडियन, मैं भारतवासी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। ये आखिरी शब्द थे इस लड़के के, इस युवक के, जब इसको स्टूडेंट को मार दिया गया। और 27 दिसंबर को नेशनल मीडिया में आखिरकार ये खबर आई। सोशल मीडिया पर 2-3 दिन तक आउटरीच होता रहा। उसके बाद आखिरकार आप ये देख रहे हैं, बड़े ही कोरियोग्राफ्ड अंदाज में ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बातचीत कर रहे हैं। पूरी तरीके से एक पब्लिक रिलेशन, यानी कि दुख हो रहा है या दुख होता हुआ दिखाया जा रहा है। चलिए, फिर भी थोड़ी सी तारीफ़ तो करनी पड़ेगी। हल्की सी संवेदनशीलता तो उन्होंने दिखाई। नॉर्थ ईस्ट के एक छात्र के मारे जाने पर उसके परिवार से, उसके पिता से बातचीत कर रहे हैं। मुझे इस बात का बिल्कुल भरोसा नहीं है कि अगर ये लड़का मुसलमान होता तो पुष्कर धामी क्या इसके पिता से भी बातचीत करते। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है इस बात का, इसलिए मैं तारीफ़ किए देती हूँ कि चलिए, मुसलमान नहीं है, ईसाई नहीं है, तो कम से कम इस लड़के के पिता को, चकमा नाम है उसका सरनेम, उसको कम से कम उन्होंने बातचीत करने की कोशिश तो की, एक सांत्वना देने की कोशिश तो की। अब अगली बात पे आ जाती हूँ मैं। आप ये देखिए कि अगली बात ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी भी तरीके से आपके ऊपर हमला हो सकता है। आप ईसाई हो, पूरे हफ्ते गुंडागर्दी हुई, तोड़-फोड़ हुई, परेशान किया गया, सताया गया भारत के 2% ईसाइयों को, और अब हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से वापस मुसलमानों पे निशाना आ गया है। लेकिन आप मुसलमान ना भी हों, आप ईसाई ना भी हों, आप भारतीय ना भी हों, तब भी आपके ऊपर किसी और वजह से अटैक किया जा सकता है। ये जापानीज़ हैं यहाँ पर, ये जापानीज़ टूरिस्ट हैं। और कहाँ हुआ? प्राइम मिनिस्टर की कंस्टिट्यूएंसी में ये घटनाक्रम हुआ है। सेंटा क्लॉज की वो आप देख रहे हैं टोपियाँ वो पहने हुए हैं, स्विम सूट पहने हुए हैं, और भीड़ ने हूटिंग करके उनको भगाया, बुरा भला किया, दशाश्वमेध घाट से उनको भगा दिया। और इस तरह से आरोप ये लगाया जा रहा है कि यहाँ पर ये लोग मूत्र त्याग रहे थे, यूरिनेट कर रहे थे, इसलिए ऐसा किया जा रहा है इनके साथ। यानी यहाँ पर भी इस अपराध के लिए भी, अगर ये अपराध हो रहा था, इसके लिए कोई पुलिस प्रशासन नहीं है।
सब कुछ आपस में हम लोग निपटा लेते हैं, पुलिस को ख़त्म कर देते हैं, उनको रिटायर कर देते हैं और बाकी जजों को छुट्टी दे देते हैं, वकीलों की कोई ज़रूरत नहीं है, पत्रकारों की तो ज़रूरत बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है, इस देश में अब कुछ बाकी नहीं है। हर तरह से ज़रा-सी भी पहचान जिसे तथाकथित मुख्य धारा का भारतीय हम कहते हैं, उस मुख्य धारा के भारतीय से ज़रा भी अगर अगर आप हैं, आपकी तस्वीर, आपकी शक्ल-सूरत, आपकी आस्था, आपके बोलने का तरीक़ा, आपकी भाषा, आपका रंग-रूप, तो आपकी जान ख़तरे में है, आपका माल ख़तरे में है। मैं बिल्कुल इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि आप सही सलामत रहेंगे। और यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि बजरंग दल और इस तरह के ये जो ऑफशूट्स हैं आरएसएस के, ये इन्हीं की शाखा से निकले हुए, इसी पेड़ से निकली हुई अलग-अलग शाखाएँ हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर कौन-सी ऐसी चीज़ है जो इस तरह के अतिवादी, उग्रवादी संगठन को बैन करने से रोक रही है? मैं आपके सामने ये सवाल छोड़ जाती हूँ। आज इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने ये सवाल छोड़ जाती हूँ। आपकी बुद्धि पर, आपकी समझ पर मैं ये छोड़ जाती हूँ सवाल। मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या बजरंग दल जैसे अतिवादी, उग्रवादी संगठन जो कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले रहा है, जिसने संविधान को पूरे तरीके से अपने पैरों के नीचे कुचल रखा है, जो पुलिस प्रशासन में किसी में यकीन नहीं रखता, भारत की न्याय व्यवस्था में जिसका यकीन नहीं है, क्या इस तरह के संस्थान को, इस तरह के संगठन को क्या बैन किया जाना चाहिए या नहीं? ये कमेंट सेक्शन में आप बताइए। बेहद अफ़सोस की बात यह है कि 2025 को इस तरह से ख़त्म करना पड़ रहा है, इस तरह से पर्दे डाले जा रहे हैं 2025 पर। क्या मैं उम्मीद करूँ और किस दिल से, किस मन से और किस तरह से मैं ये उम्मीद करूँ कि 2026 हमारे लिए इससे कुछ बेहतर होगा।